Hello dear students, myself Arun Shokan, फिजिक्स फैकल्टी सार्थक क्लासेस जींद। बेटा आज हम 11th को शुरू करने जा रहे हैं। 11th का बिल्कुल पहला टॉपिक। ओके, इस टॉपिक से हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को। अब बात ये आती है कि सर बात चल रही है फिजिक्स की और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। हाँ बेटा, बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को डील नहीं कर सकते, इवन केमिस्ट्री को भी डील नहीं कर सकते। केमिस्ट्री पढ़नी हो या आपको फिजिक्स पढ़ना, बेसिक मैथमेटिक्स तो आप चाहिएगा। आप चाहे बच्चे नीट के हो या आप बच्चे जेई के हो, आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स को इग्नोर कर दिया तो आपकी फिजिक्स के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। हम बिल्कुल इसको नीट और जेई के लेवल में जितना भी मैथमेटिक्स यूज होता है थ्रू आउट द 2 ईयर्स फॉर 11th और 12th हम पूरा पढ़ेंगे। डीप में नहीं जाएंगे, उतना ही मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जितना हमें रिक्वायर है, ताकि हमारे फिजिक्स बहुत अच्छे से डील हो सके। हमें फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में फिर मैथमेटिक्स की वजह से इशू ना आए। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा। मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स। ओके, इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें हम फंक्शन को पढ़ेंगे, इसमें हम कैलकुलस को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कहीं ना कहीं वेक्टर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है ना बेटा, वो हम पढ़ते हैं, दैट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? किसी भी चीज को, जो भी कोई हैपनिंग हुई, उसको हम एक्सप्रेस कर दें इन मैथमेटिक्स। हमारे आसपास कोई भी एक घटना हुई है, ठीक है, उस घटना को किसी मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना ही फंक्शन कहलाता है। ठीक है, बेसिकली फंक्शन होता क्या है? ये होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच का ये एक क्या है? रिलेशन है। उनमें से एक को माना जाता है डिपेंडेंट और दूसरे को माना जाता है बेटा इंडिपेंडेंट। बेटा ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है, अलग अलग फॉर्म में। एक वेरिएबल को क्या मानेंगे बेटा? डिपेंडेंट मानेंगे, और एक को क्या मानेंगे? इंडिपेंडेंट। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, ये टर्म्स को देख देख के। ठीक है, समझते हैं कैसे कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहां पे दो वेरिएबल है बेटा, एक है y और एक क्या है? x। ठीक है, अब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो अगर मैं कहूं कि y की वैल्यू x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है कि नहीं है, तो मैं कहूं कि y फंक्शन है x का, रिप्रेजेंटेशन है बेटा, f की जगह g लिख दो। ठीक है, और कुछ लिखना चाहो और लिख दो, h लिख दो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है y x का फंक्शन है। ठीक है कि नहीं है? यहां पे ये जो वेरिएबल है, y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है, यानी x इंडिपेंडेंट है। ठीक है, y डिपेंडेंट है, तो x क्या है भाई? इंडिपेंडेंट। और y क्या है भाई? डिपेंडेंट। y क्या है? डिपेंडेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो दो फंक्शन का रिलेशन है और उनमें से एक बेटा इंडिपेंडेंट है और एक क्या है? डिपेंडेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है बेटा, एक होती है डोमेन। ठीक है, ऑल्दो
बहुत ज्यादा तो मैथमेटिक्स में आता है, बट फिर भी जनरली हम जो भी बेसिक सी चीजें हैं वो तो हमें पता ही होनी चाहिए। डोमेन क्या होती है बेटा? होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज, उनको क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली नोन एज डोमेन। ठीक है भाई, एक्स की कोई तो वो ये होगी कि एक्स यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगी, ठीक है कि नहीं है? तो एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज जो एक्स कैरी कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन की डोमेन। क्या बोलते हैं? फंक्शन की डोमेन। और एक है बेटा रेंज ऑफ फंक्शन। क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन। ये कुछ नहीं है, ये एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज को क्या बोला था? डोमेन। और वाई की यानी डिपेंडेंट फंक्शन की सारी पॉसिबल वैल्यूज को क्या बोलेंगे? रेंज। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल known as known as range of function। इसलिए डोमेन कहां से कहां वेरी कर रही है, ठीक है, वही रेंज को डिसाइड करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा, अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं बेटा y है x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे ही समझना है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको मैंने बोल दिया बेटा cos x, ठीक है कि नहीं है? y किसका फंक्शन है? x का। x की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, तो y की वैल्यूज क्या आएंगी? अलग अलग। बिल्कुल आपको कोस तो कोस साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा टेंजेंट टेन में पढ़ चुके हो। तो अगर मैं कहूं इस फंक्शन की डोमेन बता भाई, ठीक है, फंक्शन की डोमेन, बेटा कुछ भी वैल्यू पुट करो, ठीक है कि नहीं है? तो यानी अगर मैं कहूं ये जो x है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू, इसको इसका नाम मतलब होता है बिलोंग्स टू, ऐसा लिख दिया बेटा, घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर मैं रेंज कहूं इस फंक्शन की रेंज क्या है, आपको पता कोस की जो वैल्यू होती है वो +1 से लेकर -1 तक वेरी करती है। ऑल्दो अभी आप तक आपने तो 90 से लेकर 0 से लेकर 90 डिग्री तक की ही वैल्यूज को याद किया होगा, बट नहीं बेटा, 0 की भी होती है, 0 से 90 भी वेरी करते हैं हम एंगल को, 90 से 180 भी, 180 से 270, हर एक वैल्यू को हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। 10 तक हमने 90 डिग्री तक पढ़ा था। जो रेंज है बेटा वो होता है -1 से +1। इन ब्रैकेट का बड़ा वो है बेटा, अगर यहाँ पे मैंने इस तरह की ब्रैकेट लगाई होती, ऐसे लगा होता -1 to +1, ठीक है, इसका मतलब होता है कि -1 से लेकर +1 के बीच में सारी वैल्यूज आएंगी, बट -1 और +1 को तुम कंसिडर नहीं करोगे। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, -1 और +1 कह दिया, यानी -1 से लेकर +1 के बीच में हर वैल्यू को मैं कंसिडर करूंगा, और -1 और +1 को भी क्या करूंगा? कंसिडर करूंगा, ठीक है कि नहीं है? तो कोस ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 के बीच में कोई भी आ सकती है, और ऑल दो -1 भी आएगा और +1 भी आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यानी इसकी रेंज होगी सारे रियल नंबर, और रेंज होगी आपके, सॉरी डोमेन होगी आपकी रियल नंबर, और आपकी रेंज होगी -1 से +1 के बीच में हर वैल्यू। ओके, अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू लेट्स से x², y इज इक्वल टू x², मैंने कह दिया कि y इसका फंक्शन है x का, पर f लिखा था बेटा, आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ डोमेन बता भाई, डोमेन, डोमेन क्या है बेटा? यानी कि x
बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो उसकी रेंज है बेटा, रेंज, रेंज क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव तो आ नहीं सकता, क्योंकि एक्स को तो प्लस भी पुट कर सकते हो, माइनस भी पुट कर सकते हो, ठीक हो गया कि नहीं हो गया। बट जब पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर करोगे भी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए डोमेन में तो सारे रियल नंबर्स, ठीक है, और रेंज में बेटा सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। ओके, आगे बढ़े। देखिए अगर मैं कहूं आपको ये एक फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, इसकी साइड बेटा x है, ये साइड भी क्या है, x, ठीक है, रेंज स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ साइड x है, समझ लीजिए। मैं अगर आपको कहूं पैरामीटर, पैरामीटर का मैंने बोल दिया कि सिंपल p यूज कर रहा हूं, तो ये कितना होता है सर, ये होता है 4x, इसकी टोटल लेंथ। क्या मैं इसको पैरामीटर को बोल सकता हूं कि पैरामीटर इस फंक्शन है x का, पैरामीटर किसका फंक्शन है, x का। इसी तरह अगर मैं इसका एरिया लिखूं, एरिया, एरिया का सिंबल हो गया ए, आपको पता है एरिया किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक क्यूब हो जाए, क्या हो जाए, क्यूब, साइड ए है, साइड एक्स ले लेते हैं, थोड़ा सा उसी में पैटर्न में चल पड़ते हैं, ठीक है, आपको फील आ जाएगा, एक्स साइड एक्स है। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम आपको पता है साइड का क्यूब, यानी मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से हम फंक्शन को समझ सकते हैं। अभी तक हमने फंक्शन ही तो पढ़े हैं, ठीक है, अब उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। फंक्शन है ना, मैं कहता हूं ये एक मशीन है। मशीन कैसे सर, इसमें इनपुट कोई चीज दी जाएगी और उसे आउटपुट अलग चीज निकलेगी, ठीक है, वो कभी भी निकल सकती जो इनपुट दी है, ठीक है। तो ये समझिए, मान लो ये फंक्शन है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैंने बोल दी है, फंक्शन मैंने बोल दिया है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी x+1 अपॉन x+3 ऐसे बोल दो, ठीक है। इनपुट है बेटा, इनपुट किसकी वैल्यू होगी, अगर मैं कहूं तो ये f किसका फंक्शन है, x का, तो इनपुट क्या होगी, x की वैल्यू, आउटपुट क्या मिलेगा, y की वैल्यू। तो यहां पे लिख भी दें, यहाँ पे इनपुट क्या होगा, वैल्यूज ऑफ x, और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा भाई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पे इनपुट करता, ठीक है, इधर ये इनपुट, इधर से आउटपुट निकलेगा, ठीक है। अगर मैं इनपुट करता हूं x इज इक्वल टू लेट से 0 कर दें, 0, तो यानी यहां से जो मेरा आउटपुट निकला है वो कितना होगा, वैल्यू पुट कर बेटा, यानी कि f ऑफ 0, यानी जहां जहां x था वहां वहां क्या पुट कर दो, 0। तो यहाँ नहीं आया 0+1 अपॉन 0+3, कितना आ गया 1/3। इन्होंने कहा कि भाई इनपुट जो है आपकी बार x इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो यानी यहां से अगर मैं आउटपुट देखूं y, अब की बार y इज ए फंक्शन ऑफ x था, बट अब की बार x की जगह क्या पुट करना है, 1, तो यानी यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। सिंबॉलिकली बस ये कहने का कि अब की बार x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, पुट कर दो बेटा, 1+1 अपॉन 1+3, 2/4, यानी कि 1/2। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ लेट से 2, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा,
यानी अब की बार x की क्या क्या पुट करना है 2, तो बताइए भाई क्या होगा 2 + 1 अपॉन 2 + 3, 3/5। होप सो समझ गए होगे। ठीक है, तो फंक्शन एक तरह की क्या है, मशीन है। इनपुट कुछ और दिया जा रहा है, आउटपुट कुछ और निकल रहा है। यानी 0 इनपुट के लिए आउटपुट कितना आया है 1/3, 1 इनपुट के लिए आउटपुट क्या रहा है 1/2, 2 इनपुट के लिए आउटपुट क्या रहा है 3/5। ओके, समझ में आया है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा और हमें क्लियरिफिकेशन होगी। y = x + 1 अपॉन x - 2। ओके, पहले हम निकालते हैं, ये है f(x) लिख दूं, हमें निकालना है f(1). क्या निकालना है f(1). चलिए f(1) यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 - 2, 2/-1 यानी कि -2 की वैल्यू आ गई। सेकंड बेटा, हम यहाँ पे 2 पुट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू को हम 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो ऊपर तो बन जाएगा 3, नीचे क्या बन जाएगा 0 - 2 - 2 0, एनीथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए 2 पुट नहीं कर सकते इसमें, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होगा, ठीक है, वो वैल्यू आप मैक्स की पुट कर ही नहीं सकते, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं बेटा, कितना आया है x की जगह 3, ठीक है, तो ये आ गया बेटा, सॉरी 3 + 1 अपॉन 3 - 2 यानी कि 4/1 + 4, ठीक है। तीसरा बेटा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ऐसा कह दूं f of x, ये क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको कंपोजिट फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। चलिए f of x कितना था सर? f of x था x + 1 अपॉन x - 2, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ f of x कितना था x + 1 अपॉन x - 2, ऐसा था। आप ध्यान से समझिए, इसके अंदर जो भी लिखा होता है वो x की वैल्यू होती है, वो x की क्या होती है वैल्यू, यानी कि आपके फंक्शन में जहां जहां x है ना वहां वहां क्या पुट करोगे x + 1 अपॉन x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करिए x की जगह x + 1 अपॉन x - 2 + 1 अपॉन x + 1 अपॉन x - 2 -2, समझ गए हो? यानी कि मैंने f of x निकाला सर, f of x तो ये आ गया, ये जो f of x था इसकी वैल्यू तो ये आ गई भाई, ठीक है। अब यहां फिर बाहर फंक्शन था, ये पुट लिख दिया। अब इसका क्या मतलब होता है कि सर, अभी तक किए हैं सब कुछ, इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां x है ये वाली जो वैल्यू है वो वहां x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन में ये था सर, x था, x की जगह ये पुट कर दिया, +1 + 1, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, -2 -2 लिख दिया बड़े आराम से। अब तो बेटा कुछ बचा ही नहीं, एलसीएम लेना है, सोल्व करना है। एलसीएम लीजिए, x + 1 उधर लेके जाओगे x - 2 अपॉन x - 2, ठीक है बेटा। एलसीएम लेना, उम्मीद करता हूँ एलसीएम आप बड़े अच्छे से ले सकते हो। -2 x - 2 अपॉन x - 2, बेटा x - 2 से x - 2 गया, कितना रह गया 2x - 1 अपॉन x + 1 - 2x + 4, 2x - 1 अपॉन 4 और 1 5 प्लस का माइनस का x, ये आ गया भाई इसका रिजल्ट, ठीक है। इसको बोलते
कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, ओ सॉरी कंपोजिट फंक्शन। अब एक क्वेश्चन और कर दीजिए, अगर मैं कहूं y इज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 + x, ठीक है, सिंपली जल्दी जल्दी कीजिए। मैं निकालना चाहता हूँ f(1), जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे 1, तो कितना आ गया भाई 1/2 + 1 यानी कि 1/3। सेकंड है भाई, मैं निकालना चाहता हूँ 2। अच्छा ये बताइए यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती, -2 नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती, -2। ओके, ये फंक्शन वैलिड नहीं है x -2 के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, f(2) यानी कि जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे 2 + 2 यानी कि 1/4। फिर अगेन मैं निकालना चाहता हूँ f of x। पहले f(x) निकाल लो, पहले क्या निकाल लो f(x). सर f(x) तो गिवन ही है, ठीक है, फिर गिवन है तो इशू क्या है भाई, तो कितना है 1/2 + x। ओके, अब इसका क्या मतलब है, जहां जहां x है वहां वहां हम 1/2 + x पुट करेंगे, ठीक है सर। ये रहा सर 1/2 + x की जगह पुट करेंगे 1/2 + x। एलसीएम ले लीजिए, 4 + 2x + 1 और अपॉन में 2 + x, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ठीक है, सिंपल। अभी तक हमें पता ही इन चीजों का, 5 + 2x, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको डील कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं होती हैं। ओके, क्लिक इंग्लिश की सेइंग है बेटा, योर डोमेन डिसाइड योर रेंज, ठीक है, उसके अलग मायने होते हैं, ठीक है, बट फंक्शन में उसको हम कह सकते हैं कि देखिए बेटा, सबसे पहले है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन उनको बोला जाएगा जिसमें बेसिक ऑपरेशन लगे हैं। बेसिक ऑपरेशन मतलब बेटा एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिख रखा हो f(x) कुछ x² - 3, कुछ और लिख दीजिए x + 4 या 3 और √x³ - 5, कुछ भी जनरली। यहाँ पे सिंपली हमने क्या कर रखा है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट समथिंग पावर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिक ऑपरेशन है ये, और ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहे सर मैं फंक्शन लेता हूँ फॉर एग्जांपल cos x, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है ना, ये बिल्कुल भी अलजेब्रिक फंक्शन नॉट अलजेब्रिक, क्योंकि कोस एक तरह का फंक्शन है। कोस क्या है, फंक्शन, और ये बेसिक फंक्शन नहीं है, नॉट बेसिक फंक्शन। ओके, तो इसलिए जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इसके अंदर जो पहली बात है वो है पोलिनोमियल्स। क्या है, पोलिनोमियल्स। बेटा पोलिनोमियल्स आप पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसी को आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बोल दिया जाए f(x) an(x⁻n) plus an-1(x⁻n-1) and so on, a2(x⁻2) a1(x⁻1) plus a नोट टाइप, ठीक है। तो ये एक पोलिनोमियल है, तो ये एक पोलिनोमियल है। अगर देखिए इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू कितनी हो 1, तो फंक्शन क्या बनेगा, अगर x n की वैल्यू क्या हो 1, तो ये बन जाएगा a1 x1 प्लस a0, इस तरह का फंक्शन बन गया।
यानी यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है, या कहें मैक्सिमम पावर को बोलते हैं डिग्री, तो x की मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ऐसा जो फंक्शन है उस फंक्शन को बोलते हैं बेटा लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। क्लियर हो गया? लीनियर फंक्शन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, लीनियर फंक्शन का जब मैं ग्राफ जब आप इसका बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ग्राफ इस तरह का मिलता है, इधर एफ ऑफ एक्स, इधर वेरिएबल क्या है एक्स, तो ग्राफ समथिंग समथिंग कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, उस ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई पैरेलल साइड के साथ कोई एंगल बना रखा होगा, दैट इज थीटा। ठीक है, और इस ओरिजिन से ये जो हाइट है, ये जो दूरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे उनमें हमें पता भी चलता है। ठीक है, और इस ग्राफ की जो स्लोप है कि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना उसके हिसाब से एक चीज डिसाइड करते हैं, दैट इज स्लोप। पढ़ के तो आए हो अभी तक आप, आपने पढ़ा भी होगा। स्लोप को आप लिख देते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है कि नहीं है? क्या मैं इसको इस ट्रायंगल की अगर मैं हाइट बोल दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x1 y1, और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या थे? x2 y2। ओके, तो अगर मैं स्लोप निकालूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इक्वल आता है बेटा। इसको अगर मैं देखूं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या था? y2, यहां से यहां तक क्या था? y1। y2 माइनस y1 करोगे तो यही बचेगा, ये और ये तो सेम है। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल की मैं कहूं, ये जो है वो क्या होगी? हाइट। और x2 माइनस x1, बेटा यहां तक x2 था और x1 यहां था, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा। ये क्या आ गया? बेस। हाइट को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता था? टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता था? टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल। तो काफी सारी चीजें हम करेंगे, तो अभी के लिए याद रखिए, अगर n की वैल्यू 1 है और ग्राफ तो एक जो आपका फंक्शन है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? उसका स्ट्रेट लाइन, और उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। चलिए लीनियर फंक्शन को डील करना सीखते हैं, किस तरह से डील होता है। एक क्वेश्चन देखिए, हमें ग्राफ दे दिया गया है और ग्राफ से हमें इक्वेशन बनानी। ठीक है, इधर y बोल दीजिए और इधर x बोल। ठीक है, ऐसा कोई लाइन हमें दे दी गई है और इस लाइन स्ट्रेट लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन बना। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए पॉइंट की वैल्यू है 20 और यहाँ के लिए कितना है? ठीक है, मेरे को इक्वेशन चाहिए, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात। सबसे पहले ये तो लीनियर फंक्शन है। क्या है? लीनियर फंक्शन, यानी कि y जो कि x का फंक्शन है वो सम आएगा a1x प्लस समथिंग a0। ठीक हो गया कि नहीं होगा? x 1 का यानी x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है भाई? मेरी स्लोप है। क्या है? स्लोप। तो सबसे पहले तो स्लोप निकाल। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ध्यान से सुनो, अगर से मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं x2 y2 और इसके बेटा x1 y1। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका मन जैसा। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं, x में इसकी वैल्यू कितनी है? 0 और y में कितनी है? 20। इसमें x की वैल्यू कितनी है? 5 और y में कितनी है? 0। चलिए पुट करते हैं।
y2 की वैल्यू थी 20, y1 की वैल्यू कितनी थी 0, x2 की वैल्यू कितनी थी 0 और y1 की वैल्यू कितनी थी 5। सॉरी, अगर मैं ध्यान से देखूं इसको सोल्व करूं तो आंसर आ गया माइनस, तो स्लोप तो -4 आ गई। अगर स्लोप आ गई तो सबसे पहले आपको काम करना है y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स, y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स। ठीक है सर, ए नोट कोई बात नहीं, ई नोट को भी लिखेंगे, सिंपली ये लिख दो y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स। स्लोप पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव लगा देंगे, माइनस थी तो माइनस। अब ये देखेंगे कि क्या इस इक्वेशन से ये ग्राफ जस्टिफाई हो रहा है। जस्टिफाई का मतलब कैसे है समझिए, अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूं, x की वैल्यू को क्या पुट करूं 0, तो y की वैल्यू 20 आनी चाहिए। अगर यहाँ पे पुट किया सर x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू -4 इंटू 0, तो 0 हो गया। बट सर x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 20 है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरी 0 आ रही है, हाँ सर मेरी 0 आ रही है, आने कितनी चाहिए सर 20 आनी चाहिए, तो बेटा इसमें प्लस 20 कर दे, दिक्कत क्या है सर। सही होगा बिल्कुल, चेक कर ले, 5 पे चेक करते हैं क्या वो सही है। सर x इज इक्वल टू 5 की बात करते हैं, ठीक है भाई, x इज इक्वल टू 5 पुट कर, तो y इज इक्वल टू -4, x की जगह क्या है 5 प्लस 20, चेक कर लेते हैं सर, ये भी ये -20 और ये क्या है +20, तो आंसर कितना आ गया 0, आना भी चाहिए था क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू थी कितनी 0, 65। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा अब की बात तो थोड़ा सा वेरिएबल बदल लेते हैं, इसको कह देता हूँ इधर की तरफ है कोई फंक्शन है t का और इधर क्या है t। देखिए ऐसे इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है, ये जो वैल्यू है भाई ये है 15, वैल्यू कितनी है 15। इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं ओ ए, दैट इज बी। मेरे को कहा आप निकालिए इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड इक्वेशन ऑफ ए बी, अलग अलग है भाई, ठीक है, ये अलग स्ट्रेट लाइन, ये अलग स्ट्रेट लाइन, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिख लें, हाँ सर यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिख, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखते हैं बेटा यहाँ, सर यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0, ओके, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है सर, यहाँ का x में तो है 1 और y में कितना है 15, ठीक है, x और y मैं क्योंकि आपने इनको x और y की फॉर्म में पढ़ा हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, x में कितना है 1, ठीक है, y में कितना है 15, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखें तो सर x में तो 2 है और y में कितना है 0, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले ओ ए की बात कर ले, ठीक है, तो अब मैं करता हूँ स्लोप ऑफ ओ ए, ऐसा लिख दिया m ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ए, क्या फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको देख लीजिए ये 2 मान लीजिए, इसकी y में से कितनी y है 15, इसकी y माइनस की 0, उसके x में से इसका एक्सपोर्ट के माइनस किया 0, हाँ याद रहे अगर इसके y में से इसका y माइनस किया है तो इसी के x में से इसका x माइनस करोगे, ये नहीं कि इसका y पॉजिटिव इसका y नेगेटिव, जिसका y पॉजिटिव ले लिया उसका y x भी पॉजिटिव उसका y भी पॉजिटिव, समझ में आ गया। आगे अगर मैं स्लोप को देखूं तो ये आ गई 15, कितनी आ गई 15, तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं ओ ए की, और ओ ए के लिए बेटा एफ ऑफ टी, सबसे पहले क्या कहा था स्लोप इंटू एक्स, स्लोप इंटू एक्स, पहले तो ये लिख दिया। अब सर चेक करते हैं t इज इक्वल, सॉरी फंक्शन आपकी बार वेरिएबल क्या था, अब की बार मेरा वेरिएबल x ना हो गया, अब की बार मेरा वेरिएबल क्या था t था, सॉरी, ठीक है कि नहीं है, पिछले में x था इसमें t है, ठीक है, सिंपली वेरिएबल लिखना, तो सर स्लोप 15 थी, वेरिएबल क्या था t, अब मेरी क्या इक्वेशन ठीक है चेक कर लो बेटा, t इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ टी की ओ ए के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0,
देख ले चेक करके, t इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। सर यहाँ क्या के लिए चेक कर ले, चेक कर लो बेटा, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 0 आना चाहिए कि सर ए पॉइंट को चेक करते क्योंकि ए पॉइंट भी तो वही का पार्ट है। सर t इज इक्वल टू 1 पे एफ टी की वैल्यू 15 आनी चाहिए, ठीक है भाई। सर t को अगर मैं 1 पुट करूं 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 15, एफ टी कितना आ गया 15, तो सर ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक हो गया। इसी तरह आप बेटा इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी की इक्वेशन सर सबसे पहले क्या निकालें, स्लोप ऑफ ए बी। ओके, स्लोप के लिए वही सर बेटा, अब की बार ये कोऑर्डिनेट्स आप किसको मानोगे, इसको मान लेते हैं ये x2 y2, ये x1 y1 ऐसा कर लो, ठीक है। तो उसके y में से, और उसके y कितना था 15, इसका y कितना था 0, अपॉन उसका x कितना था 1, इसका x कितना था 2, ठीक है। ओके, तो ये आ गया बेटा -15, ठीक है, -15। तो सर इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन सर एफ ऑफ टी, ठीक है, स्लोप कितनी है -15, वेरिएबल कितना है t, सर कुछ ऐड करना पड़ेगा, चेक कर लो भाई, तो भी चेक करो इस पार्ट में, देखो किसी से भी चेक करो, सर 2 से चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा t इज इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, ठीक है कि नहीं है। सर अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 2 पुट करता हूँ -15 इंटू 2, ओके सर -15 इंटू तो -30 होता है, बट आंसर कितना आना चाहिए 0, ये -30 हो गया, इसमें क्या ऐड करूं कि 0 हो जाए इसके अकॉर्डिंग, तो सर 30 ऐड कर दो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यानी मेरा फंक्शन जो आया ना एफ ऑफ टी, फाइनली जो मेरा फंक्शन आया इसमें कुछ ऐड करना था, ये ए नोट, उस ए नोट की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, एफ ऑफ टी आ गया सर -15t प्लस 30। सर क्या ये ठीक है, चेक कर लो बेटा, इस पॉइंट से चेक कर लेते हैं क्योंकि ए पॉइंट ए बी का भी तो पार्ट है, ठीक है। सर t इज इक्वल टू 1 पे एफ टी की वैल्यू 15 आनी चाहिए, ठीक है बेटा। सर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, -15 इंटू 1 प्लस 30, अगर मैं चेक करूं तो क्या ये +15 आया है, जस्टिफाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से अगर आपको ग्राफ दे रखा है वो भी स्ट्रेट लाइन का, तो आप इक्वेशन को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बता देना भाई कोई दिक्कत हो तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन को अगर मेरे को लिखना हो सर एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी सर 15t था, कब तक, जब तक t की वैल्यू 1 से छोटी थी, ठीक है कि नहीं है, 1 से छोटी थी, यानी ऐसे कह सकते हो 0 से लेकर 1 के बीच 15t था, ओके। और एफ टी की वैल्यू -15t प्लस 30 भी थी, कब, जब t की वैल्यू 1 से बड़ी थी और 2 से क्या थी छोटी, इनको इंक्लूड किया है बेटा मैंने क्योंकि 0 भी आ रहा है इसका पार्ट और 1 भी, इसका पार्ट 1 भी आ रहा है और 2 भी, और इसकी वैल्यू आगे जाके कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आगे क्या होगी 0, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी 2, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम फंक्शन तैयार कर सकते हैं, ओके, होप्स आपको ये समझ में आया होगा। अब लीनियर फंक्शन के बाद है बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है, होप्स तो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज में कोई इशू है तो आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे। और बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ढंग से फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, तो बहुत बेसिक पे काम कीजिएगा, ठीक है, बहुत ट्रिक्स पे जाने की जरूरत नहीं होती कि इसकी ट्रिक याद करो, किस किस चीज को याद करोगे। फिजिक्स सबसे आसान और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, मैं हर बार बोलता हूँ। आसान उन बच्चों के लिए है जो बच्चा फिजिक्स को समझता है,
और मुश्किल उन बच्चों के लिए हो जाता है फिजिक्स जो उनको याद करते हैं। ठीक है, ये आपके हाथ में है, आप फिजिक्स को कैसा चाहते हो। ठीक है, मुश्किल बनाना चाहते हो तो याद कीजिए जैसे 10th तक पढ़ते थे। ठीक है, और अगर आसान बनाना चाहते हो तो समझ के कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला भी आ रहा है तो ये देखिए कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है फिजिक्स को। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। और आप ये देखिएगा कि आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो कंपेयर कर लीजिएगा कि किस लेवल का हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरह से केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आपके शुरू हो गए हैं। ठीक है, और अब जितना यहाँ पे अपग्रेडेशन हम चाहते थे वो हम अपग्रेड कर चुके हैं। या फिर भी और कोई इशू रहे तो आप मेरे को बता देना। विजुअलाइजेशन में इसकी जो क्या कहते हैं, पिक्सल्स आपको सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, कहीं ब्लरीनेस तो नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज का कोई इशू है तो वो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, आप जैसे जैसे अपने व्यूज दोगे वैसे वैसे हम उनके ऊपर काम कर लेंगे। बस मैं ही चाहता हूँ कि आप दिल लगा के पढ़ें और फिजिक्स को बेटा याद ना करें, फिजिक्स को अपना दोस्त बनाएं। और वो दोस्त तब बनेगा जब आप फिजिक्स को समझेंगे। ठीक है, फिर भी कोई इशू है, ठीक है, तो उसके लिए बेटा मैं आपको 1 या 2 लेक्चर में अपडेट दे दूंगा कि अपनी प्रॉब्लम्स को आप मेरे साथ कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आगे, बाय बाय।